हाय फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है महान्यायवादी। फ्रेंड्स, महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है और इसके साथ ही यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है, यानी महान्यायवादी के पद का उल्लेख संविधान में किया गया है। दोस्तों, एक होता है संवैधानिक पद और एक होता है गैर संवैधानिक पद। गैर संवैधानिक पद का ही दूसरा नाम होता है सांविधानिक पद। सांविधानिक पद, संवैधानिक पद का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया होता है, बल्कि संसद के द्वारा कानून बना करके जिस पद की या संस्था की स्थापना की जाती है, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सब क्या हैं? ये सब गैर संवैधानिक पद है, यानी सांविधानिक पद हैं। इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि संसद के द्वारा कानून बना करके इन पदों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 76 में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि संविधान में सिर्फ ये एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें इस पद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, महान्यायवादी के पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 और अध्याय प्रथम में किया गया है। अच्छी तरह याद रखना, अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद आएगा 76 और भाग पूछा जाता है तो भाग आएगा 5 और अध्याय पूछा जाता है तो अध्याय आएगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। यानी संविधान में अलग से महान्यायवादी पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। महान्यायवादी पद पर नियुक्ति उसी व्यक्ति की हो सकती है जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता है। तो मैंने यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनका भी आपके सामने उल्लेख कर दिया है। अच्छी तरह सुनो। संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 3 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और तीसरा ऑप्शन अथवा में यह भी है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता रहा हो। यानी भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। उसके अलावा जो 3 बताई गई हैं बातें कि किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक योग्यता जो व्यक्ति धारण करता है उसको राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में यह कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए
इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को किसी भी समय हटाया जा सकता है। दोस्तों, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक राष्ट्रपति की कृपा यानी आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है, तब तक वह अपने पद पर रहता है, और राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको पद से हटा सकता है। यानी कि जब भी सरकार यानी मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो महान्यायवादी को भी अपना पद त्याग करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आम चुनावों के पश्चात नई सरकार का गठन होता है तो भी उसे पद त्याग करना पड़ता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। इसलिए सरकार बदलते ही महान्यायवादी भी बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है? महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। दोस्तों, महान्यायवादी यद्यपि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, लेकिन वह चाहे तो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर और पद से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बना है। कॉलेज लेक्चरर के लेवल का, आरएस लेवल का, स्कूल व्याख्याता लेवल का क्वेश्चन है। महान्यायवादी के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से सत्य कथन बताना आपको कौन सा है। तो पहला देखिए, महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति में बैठने और बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। अगला देखिए, उसे संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति में मत देने का अधिकार है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, अब अपन इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, हालांकि इंग्लैंड में वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। इसके अलावा महान्यायवादी संसद का भी सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी संसद का भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में या संसद के किसी भी सदन की किसी भी समिति की बैठक में भाग भी ले सकता है और बहस भी कर सकता है, किसी विषय पर बहस भी कर सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी जब उस विषय पर वोटिंग होती है तो उसे वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों उतना ही शानदार है। देखिए, भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में महान्यायवादी का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में महान्यायवादी का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? यानी ऑप्शन दिए हुए 4, इनमें से महान्यायवादी कौन सा कार्य नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना, बिल्कुल सही है, ये कार्य करता है महान्यायवादी। ऑप्शन ब देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना। दोस्तों, ये लिखने में गलत हो गया, तदर्थ नहीं है, प्रदत्त है, यानी प्रदान किए गए, यानी संविधान द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन स देखिए, किसी विधि द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी संसद कानून बना करके महान्यायवादी को कोई भी कार्य सौंप सकती है, उसका निर्वहन भी महान्यायवादी को करना होता है। और लास्ट का देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना। तो इसमें आपका जो कार्य गलत है वो है द, यानी प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना, इसका उल्लेख महान्यायवादी के कार्यों में नहीं किया गया है। दोस्तों, इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के कर्तव्य होते हैं। क्या क्या कर्तव्य होते हैं? कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देना। दूसरा देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना। और तीसरा है किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करना। तो ये 3 कार्य जो हैं, इनका उल्लेख महान्यायवादी के कर्तव्य के रूप में, कार्यों के रूप में किया गया है।
तो चौथा जो आपका ऑप्शन था कि प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना, वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपने यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में देश के शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति कार्य सौंपेगा, वो महान्यायवादी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं सौंपता है, यानी राष्ट्रपति महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपता है वो इसमें देखने हैं, और गलत कौन सा वो आपको बताना है कि कौन सा कार्य राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नहीं सौंपा जाता है। तो अपने एक करके देखते हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय में सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, किसी उच्च न्यायालय में सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना, ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई राय पर सरकार का प्रतिनिधित्व करना। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है, संसद में किसी कानूनी मुद्दे पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना। तो इसमें ऑप्शन द जो है ये गलत है, ये कार्य राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नहीं सौंपा जाता है। दोस्तों अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्न कार्य सौंप सकता है। कौन कौन से कार्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे जाते हैं? उसमें पहला है सरकार से संबंधित किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना, यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें एक पक्ष सरकार है, केंद्र सरकार है, तो वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का जो कार्य है, बचाव का जो कार्य है, वो महान्यायवादी के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना। कोई ऐसा केस चल रहा है किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी राज्य में स्थित हाई कोर्ट में अगर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें एक पार्टी केंद्र सरकार है, तो वहां पर भी केंद्र सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का जो कार्य है वकील के रूप में, वो कौन करता है? महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। और तीसरा जो कार्य है वो है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श पर सरकार का प्रतिनिधित्व करना। दोस्तों आपको पता है ना कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उस विषय पर परामर्श देना या नहीं देना ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति यानी सरकार का अधिकार होता है। लेकिन उस विषय पर सरकार का जो कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया जाएगा तो वो कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा। तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा ये तीन कार्य जो है वो सौंपे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। महान्यायवादी के बारे में असंगत कथन बताइए। असंगत कथन, पहला है पद पर रहते हुए वह सरकार के खिलाफ कोई सलाह प्रदान नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जिस मामले में उसे सरकार की ओर से कोर्ट में पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिए, वह भारत सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं है, ये भी सही है। चौथा देखिए, वह सरकारी सेवक होता है, ये गलत है। महान्यायवादी के बारे में असंगत कथन कौन सा है? घ, यानी वह सरकारी सेवक नहीं होता है। आगे देखिए विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों महान्यायवादी न तो सरकार के खिलाफ कोई सलाह दे सकता है और न ही जिस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हो रहा हो उस पर कोई टिप्पणी कर सकता है। इसके अलावा वह सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। पूर्णकालिक वकील का मतलब ये है कि वो आजीवन यानी जब तक सरकार रहेगी तब तक वह कार्य करेगा वकील के रूप में। ये कोई जरूरी नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो इसलिए वह भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। और इसके अलावा न ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है, यानी वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता है, सरकारी सेवक भी नहीं माना जाता है। इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। यानी
वह अपना पर्सनल जो प्रोफेशन है उसका, केस लड़ने का वह कार्य जारी रख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? इसका उत्तर है MC शितलवाड़। दोस्तों, भारत के प्रथम AGI का फुल फॉर्म होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC शितलवाड़। ये भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो इसका उत्तर है KK वेणुगोपाल। दोस्तों, KK वेणुगोपाल भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं, 15वें महान्यायवादी हैं, और इस पद पर उनकी नियुक्ति 2017 में की गई थी। ये 2 मिस प्रिंट हो गई लिखने में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इस पद पर उनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2017 में, और ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। तो दोस्तों, महान्यायवादी के पद से रिलेटेड पूरी विषय वस्तु मैंने इस वीडियो में शामिल की है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। पूरे मैटर को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।